सभी सुधी जनों को सादर नमन। दिनांक 1 नवंबर से 7 नवंबर तक होने वाले इस वर्ष होने वाले कालिदास समारोह में विक्रम विश्वविद्यालय की कालिदास समिति की ओर से शोध संगोष्ठियों तथा विशिष्ट विद्वानों की व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया गया। शोध संगोष्ठियों में युवा विद्वानों ने अपने शोध पत्र पढ़े तथा वरिष्ठ विद्वानों ने भी अपने शोधालेखों की प्रस्तुति की। विशिष्ट व्याख्यान मालाओं में प्रतिदिन 3 दिन तक कालिदास साहित्य पर कालिदास साहित्य के विविध आयामों को लेकर विशेषज्ञों के व्याख्यान हुए। इसमें श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने भारतीय कला परंपरा और कालिदास को लेकर अपना एक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय भारतीय कला के जाने माने अध्येता हैं। आनंद कुमार स्वामी और कपिला वात्स्यायन जैसे कला मनीषियों, मौलिक विचारकों के चिंतन का प्रवाह उनके विचारों में तरंगित हुआ है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल के सौंदर्य शास्त्र और कला संबंधी विवेचन से अनेक सूत्र वे लेते हैं, पर उन सूत्रों का भारतीय कला के अपने अध्ययन के आधार पर भाष्य करते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र के निकट सानिध्य में रहकर उन्होंने भारतीय परंपराओं का जो बोध प्राप्त किया है उसको वे अपने कला विषयक अध्ययन पर सत्यापित करते हैं। इस दृष्टि से नर्मदा प्रसाद उपाध्याय हमारे बीच के कला अध्येताओं में एक विशिष्ट व्यक्तित्व है और अपनी विद्या की सुदीर्घ साधना के कारण भी वे अभिनंदनीय हैं। अपने वक्तव्य में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने भारतीय कला की अवधारणा और सौंदर्य शास्त्र को लेकर जो विचार प्रस्तुत किए उसमें भारतीय कलाओं में अंतरानुशासी अध्ययन के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया और उन्होंने भारतीय कलाओं का बोध और भारतीय कला चिंतन किस प्रकार से संस्कृत कविता में उतरता है इसकी भी पहचान के लिए सूत्र दिए। विशेष रूप से उनके वक्तव्य का सार यह था कि हम कालिदास के माध्यम से भारतीय कला को और अच्छी तरह समझ सकते हैं और कालिदास के पास चूंकि न केवल शास्त्र परंपराओं की, कला, कविता की, साहित्य की सुदीर्घ काल तक प्रसृत संपन्न विरासत थी, भारतीय कला के विविध स्वरूप भी उनके सामने थे और उसकी भी एक विविध कलाओं में विकसित जो परंपराएं थीं भारतीय कला की, वे उनके सामने थीं। उनकी कविता पर उस कला परंपरा का प्रभाव तो पड़ा ही, पर उन्होंने भारतीय कलाओं को अपनी कविता में जिस प्रकार से व्यंजनाओं के माध्यम से रूपायित किया है उसका प्रभाव भारतीय कलाओं पर, परवर्ती भारतीय कला पर पड़ा। इसलिए कालिदास एक ऐसे संधिकाल पर खड़े हैं जहां साहित्य, कला और संस्कृति की संपूर्ण विरासत को आत्मसात करते हुए वे आने वाली परंपराओं के लिए मानक प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने भारतीय कला की परंपरा को प्रभावित भी किया। इसको उदाहरण उन्होंने
व्याख्यायित किया। भारतीय कला की विशेषताएं बताते हुए नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि निजता का तिरोहण भारतीय कला की अपनी विशेषता है, जो उसे पश्चिमी कला परंपरा से अलग करती है। व्यक्तिवाद के लिए यहाँ पर अवकाश नहीं है और व्यष्टि समष्टि में विलीन होती है। यह तो पूरी परंपरा में हमारे, चाहे हमारे दर्शन की परंपरा हो, कला की परंपरा हो या साहित्य की, कविता की परंपराएं हों, व्यक्ति का चैतन्य अनंत में समाहित हो जाता है। अंततः व्यक्ति का अपना अलग से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए व्यक्तिवाद के स्थान पर समष्टि को यह कला परंपरा अंगीकार करती है। इसके द्वारा समग्र दृष्टि कालिदास में विकसित होती है, वही हमारी भारतीय कला परंपरा में भी प्रतिफलित होती है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने कालिदास की कविताओं से मार्मिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह भी बताया कि न केवल उनके आधार पर अनेक मूर्ति शिल्पों, शिल्पांकनों का निर्माण हुआ, चित्रकला के, भारतीय चित्रकला के विविध प्रस्थानों में कालिदास की कविता झलकी। भित्ति चित्रों में भी कालिदास की कविता के आधार पर चित्र निर्मित किए गए। विशेष रूप से भित्ति चित्रों के उपाध्याय जी विरल अध्येता हैं और पूरी भित्ति चित्र की जो भारतीय परंपरा है उसका अध्ययन करने वाले, उसकी समग्रता में अध्ययन करने वाले वे एक अध्येता हैं। इस दृष्टि से भित्ति चित्रों में भी और परवर्ती भित्ति चित्रों तक में कालिदास की कविता के बिंब उतरते हैं, यह उन्होंने सोदाहरण प्रस्तुत किया। पर जो और महत्वपूर्ण बात यह है कि कालिदास की कविता अपने आप में चित्रोपम कैसे बनती है, उसके कारण चित्रकारों को वह प्रेरित करती है। यह मैंने अपने व्याख्यानों में और लेखों में भी कहा है कि कालिदास कैसे सिखाते हैं चित्रकारों को कि चित्र कैसे बनाना चाहिए। जब वे कार्या सैकत लीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी पादास्ताम अभितो निषण्ण हरिणा गौरी गुरोह पावना शाखा लंबित वल्कलस्य चतरोर निर्मातुमिच्छाम्यदः श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमानाम भगीम। तो चित्रकारों को वे सिखा रहे हैं कि भारतीय चित्र कैसा होता है। समग्र सृष्टि उसमें उतरती है, सारी प्रकृति उसमें उतरती है। मनुष्य अकेला नहीं है, शकुंतला अकेली नहीं है, उसके पीछे हिमालय की ढलानें हैं। उन ढलानों में कहीं हरिण के मिथुन हैं और हंसिनियां दुबके हुए हैं उनमें, उसके रेतीले तट में पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वलकल वृक्ष उनकी डालों पर लटके हुए हैं। ऐसा प्रशांत आश्रम पद है। इस श्लोक की अनोखी अद्भुत व्यंजनाओं पर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बात की है, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने बात की है, कुछ चर्चा मैंने भी की है और कुछ चर्चा नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने की है। ये चर्चा का सिलसिला इसी तरह है, एक से दूसरे में होते हुए आगे बढ़ता है और बातें भी आगे बढ़ती हैं। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी के वक्तव्य का एक अंश में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। उनमें कालिदास मुझे एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व लगते हैं, ऐसे कृतिकार लगते हैं जिन्होंने भारतीय कला की अवधारणा को अपने कृतित्व में प्रत्यक्ष किया और न केवल अवधारणा को बल्कि उन्होंने विस्तार से कला के संबंध में बातें कही, अब उसके संदर्भ दिए हैं, उसके संबंध में उदाहरण दिए हैं और साथ ही साथ ऐसे बिंब रचे हैं जो हमारी आंखों के सामने दृश्य रच देते हैं। शब्द कब दृश्य हो जाते हैं और दृश्य कब शब्द हो जाते हैं, कालिदास के कृतित्व में हमें मालूम नहीं होता। कालिदास के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें, समय की बाध्यता भी है, तो ये विचार करना चाहिए कि कालिदास को विरासत कौन सी मिली थी। कालिदास को विरासत तो मिली थी, हमारे यहाँ वाचिक परंपरा है और वेदों से जो है वो परंपरा चली आई भारतीय कला के संदर्भ में भी,
और वेद के अंदर ही जिन द्वार देवियों का उल्लेख है, पाणिनि जिसको प्रतिकृति कहते हैं, वह जो है उदाहरण हमारे सामने है। वेद में पेशसु, श्री, रूप, भंड जैसे शब्द हमें मिलते हैं जो सौंदर्य के पर्याय हैं। और वेदों के बाद फिर उपनिषद आते हैं हमारे यहाँ, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, विशेष रूप से छांदोग्योपनिषद, जिनमें जो सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों की आधारशिला पर भारतीय ललित कला के अनुशासनों के भव्य स्मारक खड़े हुए। इसलिए ये कालिदास की बड़ी अनमोल विरासत थी। और फिर उन्हें विरासत मिली पाणिनि की अष्टाध्यायी की, रामायण की, महाभारत की, वात्स्यायन के कामसूत्र की, भरत के नाट्यशास्त्र की, और उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए ईसा पूर्व की शताब्दियों के उनकी। इसलिए कालिदास के पास वांग्मय की बड़ी समृद्ध विरासत थी और ऐसे ग्रंथों की विरासत थी जिसके अंदर भारतीय कला अवधारणा को स्पष्ट किया गया था। और जहाँ तक कला की बात है, हमारे यहाँ ईसा पूर्व की शताब्दी में मौर्य, शुंग, सातवाहन, इक्ष्वाकु और कुषाण, इनके समय में जो कला हमारे यहाँ विकसित हुई, पल्लवित हुई, उसकी समृद्ध विरासत कालिदास को मिली थी। और फिर कालिदास के संबंध में ये कहा जाता है कि वो विवाद चलता है कि कौन सी शताब्दी के थे, या वे ईसा पूर्व की शताब्दियों के थे या ईसा के बाद के गुप्त काल के थे। परम श्रद्धेय राधा वल्लभ जी ने अभी एक यूट्यूब के ऊपर राजशेखर के संदर्भ देते हुए बहुत विद्वत्तापूर्ण ढंग से स्पष्ट किया है कि कालिदास की परंपरा हमारे यहाँ क्या थी, कितने कालिदास हमारे यहाँ हुए। तो वो कालिदास के संदर्भ में भले ये विवाद हो, लेकिन यदि हम ये माने कि कालिदास गुप्त काल के पूर्व हुए थे, ईसा की आरंभिक सदियों में हुए थे, तो इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की लालित योजना में संदर्भ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भरहुत की जो कल्पवल्लियां थी, वो कल्पवल्लियां किसी कवि की प्रेरणा से प्रेरित थी। वे कल्पवल्लियां जो बनी थी वो अभिज्ञान शाकुंतल के उस प्रसंग का स्मरण कराती हैं जिसमें वन देवियां और जो वृक्ष हैं वन के, वो शकुंतला के विवाह के समय मानवीकृत करते हैं कालिदास उनको, और वो उनको महावर देते हैं, वो उनको जो है वस्त्र देते हैं, मंगल आभूषण देने का आग्रह करते हैं कर्ण से। तो ये जो है भरत की जो कल्पवल्लियां, हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि वो तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कल्पवल्लियां पल्लवों से होड़ ले रहे हैं। अद्भुत व्याख्या की है उन्होंने। तो ये कालिदास के संदर्भ में यदि ये माना जाए कि वे ईसा पूर्व की शताब्दियों में कभी हुए होंगे, तो उसके लिए भरहुत का उदाहरण हमारे सामने है। और बाद में यदि उनके गुप्त काल के पहले के भी बात यदि हम करें, तो उस समय एक बड़ी मसरण कला जन्मी थी, गांधार कला। यूनानी शासकों के समय में हमारे यहाँ की देशज कला के तत्वों से जब उसका संविलियन हुआ, तो वो कला के इतने सुंदर बुद्ध शिल्प हमारे यहाँ हैं कि उन्हें देखकर हमें चमत्कृत हो जाना पड़ता है। तो कालिदास को एक इसमें निश्चित ही एक सशक्त उनके पास पृष्ठभूमि थी, एक कला की अवधारणा थी। अब भारतीय कला की अवधारणा के तत्व कौन से थे? भारतीय कला की अवधारणा का पहला तत्व था निजता का तिरोहन, जिसको आपका वैदिक ऋषि भी कहता है, यो वो व्रताभ्यो अकृणोदलोकम। वो व्रत से, परिधि से मुक्त होने की बात करता, निजता को त्याग करके लोक में अपने आप को समन्वित करने की बात जो ऋषि, वैदिक ऋषि करता है, वह भारतीय कला का सबसे पहला लक्षण है। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय कला में कला व्यक्ति के नाम पर नहीं है, व्यक्ति परकता है ही नहीं। यहाँ कोई कला जो है अशोककालीन कला नहीं कही जाती, चंद्रगुप्त कालीन कला नहीं कही जाती। वो कला कही जाती है तो मौर्यकालीन कला है, गुप्तकालीन कला है, शुंगकालीन कला है, सातवाहन कालीन कला है। और ये जो अवधारणा हमारे यहाँ भारतीय कला की निर्मित होती है, इसका उद्देश्य जो है वो एक तो निजता का तिरोहण है, दूसरी बात यह है समग्रता को अपने आप में समेट लेना। जो पश्चिम की अवधारणा है,
जिसमें निजस्व का आरोपण रहता है, उस निजस्व के आरोपण से मुक्त है भारतीय कला। और भारतीय कला का दूसरा जो, जिसको वासुदेव शरण जी कहते हैं, हजारी प्रसाद जी कहते हैं, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी कहते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई भारतीय कला का एक सबसे मुख्य गुण है उस समग्रता को अपने आप में समन्वित करना, समेट लेना। वो समन्वय जो है वो समष्टिगत चित्रण जो है, जिसमें पूरा विश्व जिसको हम अयम निजा परोवेति वरना लघुचे साम, वो जो कहते हैं उदार चरित वाला, तो वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो निजता का तिरोहण, समग्रता को अपनाना, और तीसरी बात भरत के नाट्यशास्त्र के संबंध में जो भरत जिस रस की बात करते हैं वो रस, और भरत जिस अभिनय की बात करते हैं, भरत के नाट्यशास्त्र में कला के जो तत्व दिए गए हैं वो सब हमें कालिदास के कृतित्व में दिखाई देते हैं। तो ये कालिदास की जो अवधारणा है कला की, वो अवधारणा बड़ी स्पष्ट है और उसके लिए बहुत सारे संदर्भ और उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब इतने विद्वान बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं, लेकिन जो यहाँ पाठक लोग हैं, मैं वो श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ उस अवधारणा को। अभिज्ञान शाकुंतल का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कार्या सैकतलीन हंस मिथुना श्रोतो महामालिनी पादास्ताभिमितो निशन्य हरिणा गौरी गुरो पावना शाखा लंबित वलकलस्य चतुरोर निर्मातुमिच्छा निधा श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमाना। देखिए आप, इसके अंदर सारे तत्व हैं। शकुंतला का चित्र बनाना है दुष्यंत को, लेकिन कहीं भी दुष्यंत की निजता आरोपित नहीं हो रही। उसको अभी बहुत सारी चीजें चित्रित करना है, लेकिन शकुंतला वहां अनुपस्थित है जिसको मुख्य रूप से चित्रित करना है। शकुंतला अनुपस्थित है, तो वो कहता है कि मैं क्या बनाना चाहता हूं, मालिनी नदी के बलुए तट के ऊपर जो हंस विचर रहे हैं उनको चित्रित करना चाहता हूं, जो हरिण हैं उनको चित्रित करना चाहता हूं बैठे हुए, मैं उन वल्कल वस्त्रों को चित्रित करना चाहता हूं जो लटके हुए हैं सन्यासियों के तरवरों पर, और मैं उस हरिण के जोड़े को भी चित्रित करना चाहता हूं जिसमें एक हरिणी अपनी बाईं आंख हरिण के सींग से खुजलाती है। ये इसमें देखिए, इसमें सब भारतीय कला का पूरा परिप्रेक्ष्य इसमें स्पष्ट हो जाता है। इसमें निजता का तिरोहण है, इसमें समग्र पूरा परिप्रेक्ष्य आपके सामने आता है। इसमें जो है वो प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य है जिसकी भरत जो है अभ्यर्थना करते हैं, और इसमें वो रस है जिसमें हरिणी का आत्मविश्वास देखिए कि उसका सबसे कोमलतम अंग है आंख, लेकिन वह हरिण के सबसे कठोरतम अंग से उसको खुजलाने के लिए किसी भी प्रकार का उसको संदेह नहीं होता, किसी भी प्रकार से उसको हिचक नहीं होती है। तो ये यहाँ जो है ये कालिदास की अवधारणा स्पष्ट होती है। और भारतीय कला के क्षेत्र में मैंने जो थोड़ा बहुत भारतीय कला के संबंध में पढ़ा है, मैं निवेदन करूं कि ये जो मौर्य, शुंग, सातवाहन, इक्ष्वाकु और कुषाण के समय की जो कला थी, उस कला परंपरा को परिष्कृत किया है कालिदास ने, और उस परंपरा को फिर वो परंपरा हमारे उत्तर और दक्षिण भारत के तमाम वंशों ने अपनाई है। गुप्त, वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, पाल, सेन, चोल, सलसतरंभा, होयसल, गंग, परिहार, सोलंकी, प्रतिहार, ये सब वंश जो हैं हमारे यहाँ उस कला की परंपरा को अप्रतिहत रूप से निर्वाह उसका करते रहे। और फिर आप ये देखिए कि ये रायकृष्ण दास जी बताते हैं कि जो भित्ति चित्रों की हमारी परंपरा है, निश्चय ही वो कालिदास के समय से आई। तो वो भित्ति चित्रों की जो परंपरा है वह तो उदयादित्य के समय में 11वीं शताब्दी तक चली आई है। राजा भोज के भतीजे थे उदयादित्य, उनके समय तक चली आई। तो ये भारतीय कला के संबंध में कालिदास ने जो परिष्कार किया है, जो कालिदास ने उस भारतीय कला के तत्वों को स्थापित किया, निस्संदेह वो हमारे यहाँ निरंतर वो परंपरा चलती आई है। और ये आप यदि संदर्भों की बात करें तो उसके संबंध में भी बहुत विस्तार से बात की जा सकती है।
कालिदास के ग्रंथों को अवलोकन करने से मालूम होता है कि चित्रकला उस समय बड़ी विकसित थी। वहां विवाह जो है वो चित्र देख करके सुनिश्चित होते थे। वियोगी प्रेमी और प्रेमिका अपना जो है वो वियोग कम करने के लिए एक दूसरे के चित्र बनाया करते थे। घरों की सज्जा जो है वो चित्रों से हुआ करती थी और राजा जो हैं वो अपने महलों को सज्जित किया करते थे। पूजा गृह के अंदर जो है वो चित्र सजे रहते थे। सर्वत्र चित्रों की जो है वो चर्चा मिलती है। और फिर आप ये देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतल में तो वन देवी, वो जो शकुंतला की सखियां हैं, उनके सामने ये समस्या, ये प्रश्न आता है कि ये तो हमारी आश्रम की कन्या है, इसका श्रृंगार कैसे करेंगे हम? ये तो राजा की पत्नी हो के नगर में जा रही, नगर की दुल्हन कैसा श्रृंगार करे, उनको तो मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी कोई हमको दिक्कत नहीं होगी, हम तो जो है एक चित्र ले आएंगे उसका, जो नगर के अंदर दुल्हन अपना श्रृंगार करती है, और वैसा ही पुष्पों से श्रृंगार हम शकुंतला का करते हैं। शकुंतला के संबंध में अभिज्ञान शाकुंतल में बड़े बहुत सुंदर संदर्भ है। बार बार दुष्यंत के चित्र बनाने का संदर्भ आता है कि भाई दुष्यंत चित्र बनाना तो चाहता है, लेकिन कमी है उसमें। अभी वो ये कहता है विदूषक से कि अरे अभी तो इसमें जो है वो मैं सिरस का फूल नहीं बना पा, अभी तो स्तनों के बीच से जो मृणाल की माला बनानी थी मैं इसको वो नहीं बना पाया। और एक जगह कहता है कि अरे तुम देखो, बड़ा कारुणिक विवरण है कि ये जो है ये मेरी काली पसीजी हुई उंगली का चिन्ह है, और ये जो तुम देख रहे हो ना कि थोड़ा बहुत रंग निकल गया है, ये मेरी आंखों से टपका हुआ आंसू है, जिसके कारण जो है ये रंग निकल गया। ये अभिज्ञान शाकुंतल के ऐसे कितने ही प्रसंग हैं हमारे सामने। और रघुवंश के अंदर तो प्रसंग है ही कि वो भित्ति चित्र बने हुए थे उजड़ी हुई अयोध्या में, और जब निकलते हैं वो तो देखते हैं कि भाई ये इन चित्रों को, जो हाथी इन चित्रों में बने हुए थे, वे इतने सजीव थे कि सिंहों ने उनको अपने नखों से विदीर्ण कर दिया था। तो ये रघुवंश का जो रघुवंश के अंदर भी बड़े इस संबंध में हमें प्रसंग दिखाई देते हैं। फिर मेघदूत के अंदर तो वो यक्ष कहता है कि भाई तुम जाओगे अलकापुरी, देखोगे यक्षिणी को तो एक दुर्बल से यक्ष का जो है वो चित्र बनाती हुई तुमको दिखाई देगी। और कालिदास की कला का उत्कर्ष जो है वो हमें दिखाई देता है मालविकाग्निमित्रम में। जब वो मालविकाग्निमित्रम में कहते हैं कि वो जो चित्र बनाया, पहले तो वो बड़ा अग्निमित्र उससे प्रभावित होता है, लेकिन बाद में जब मालविका को नृत्य करते हुए उसकी मुद्रा को, उसकी भंगिमा को देखता है, तो वो कहता है कि उस चित्र वैसा बनाया नहीं जैसे ये मालविका दिखती है। उसने चित्र देखा, चित्र उसके मानस में प्रतिष्ठित हो गया, और फिर उसने मालविका को देखा तो वो लगा कि इस चित्र से ये जो है ये मिलती नहीं है, मिसमैच हो रहा है, इसका मिलान नहीं होता। तो जो है वो कहता है कि उसकी चित्रकार की समाधि शिथिल हो गई। समाधि की शिथिलता, समाधि में ही केवल कला का उत्कर्ष पाया जा सकता है। समाधि में ही आप चित्रांकन का, शिल्पांकन का, किसी भी कला का जो है वो आप उत्कर्ष पा सकते हो। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। वो कहते हैं कि कलाकार के, चित्रकार, कलाकार के मस्तिष्क में तो, मानस में तो वो मूर्ति या वो चित्र विद्यमान रहता ही है। जब कोई शिल्पी किसी शिला से चित्र जो है वो बनाने लगता है, उसको उत्कीर्णित करने लगता है, गढ़ने लगता है, तो वो चित्र, वो शिल्प गढ़ता नहीं है। वो केवल इतना करता है कि वो मूर्ति तो पत्थर में विद्यमान रहती ही है, केवल उसके आसपास का व्यर्थ का पत्थर हटा देता है। ये जो मालविकाग्निमित्र के अंदर शिथिल समाधि वाली बात कही है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। तो हमारे यहाँ एक जो संदर्भ मिलते हैं, रघुवंश के संदर्भ भी देख लीजिए, एक से एक रघुवंश के अंदर भी आप संदर्भ मिलेंगे। अज के बड़े प्रशंसक हैं कालिदास। तो कहते हैं कि जब सांझ हो, रात्रि होने लगती है,
कमल के अंदर जो है भंवरा आ जाता है। अब रात्रि हुई, कमल के संपुट, कमल के जो है वो पाखुरियां बंद हुई, तो वो भंवरा भी जो है उसके अंदर सो गया। और इधर जो है अज की आंखें बंद हुई, तो उनकी पुतलियां जो भंवरे की तरह हैं वो भी स्थिर हो गई और पलकें बंद हो गई, तो पुतलियां भी जो है बंद हो गई। सुबह होती है, प्रातः होता है, तो हलचल होने लगती है, भंवरा भी जो है वो हलचल करने लगता है, आंखों की पुतलियों में भी हलचल होने लगती है। और वो कहते हैं कि जैसे ही अजय के नेत्र खुलते हैं वैसे ही कमल के सरोवर खिल जाते हैं, सरोवर में कमल खिल जाते हैं। और बड़े एक सुंदर बिंब जो है, ये मैं बिंब की बात कर रहा हूं, मैं जॉन वैली की जो बिंब योजना है, वो तो हिंदी बिंब के बड़े प्रतिष्ठित कलाकार वो माने जाते हैं, विद्वान। और बिंब के संबंध में उनका कहना ये है कि ये भावनाओं की पुनर्निर्मिति है। बिंब जो है ये भावनाओं की पुनर्निर्मिति। तो भावनाओं की पुनर्निर्मिति के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का भी ये मत है। उन्होंने अपने रसशास्त्र के जो प्रतिपादन में बात कही है कि इसके मूल में भाव ही होता है। और वो जो है वो भाव इतना, वो भाव किस प्रकार से होता है, कितने बिंब बनते हैं, मूर्त भी बिंब बनता है, अमूर्त बिंब भी बनता है, और फिर उसके बाद हमारी संवेदनाओं के बिंब भी बनते हैं। कई प्रकार के बिंबों का विवरण उसके अंदर दिया गया है। हमारे संस्कृत के विद्वानों ने इसके ऊपर काफी काम भी किया है, बिंब योजना के ऊपर। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि वो जैसे रघुवंश में एक और प्रसंग आता है। रघुवंश का प्रसंग क्या है कि लवकुश कथा सुना रहे हैं, राम की कथा सुना रहे हैं, और वो कथा इतनी कारुणिक है कि वहां के जो सभासद बैठे हुए हैं वो निश्चेष्ट बैठे हुए हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। उनकी आंखों के अंदर जो है वो अश्रु झलक रहे हैं, अश्रु धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। वो सभा कालिदास उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि ये वैसी ही है जैसे कि वन के अंदर हवा नहीं चल रही हो, सब निश्चेष्ट हो, निश्चल हो गए हो, सब किसी प्रकार की हलचल ना हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे ऊपर से ओस गिर रही हो। आंखों में आंसू लिए हुए सभासदों की सभा का वर्णन कालिदास इस रूप में करते हैं। और शकुंतला का तो वो चित्र बड़ा प्रसिद्ध ही है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस शकुंतला के सौंदर्य पर दुष्यंत रीझते हैं वो तो श्रम से आया हुआ है। एक हाथ से श्रम के कारण बाहें जो हैं वो लाल हो गई हैं, एक हाथ से घड़ा उठा रही है, घड़ा, और दूसरे हाथ से और दूसरे हाथ से जो है वो अपने पर्याकुल केशों को संवारने का यत्न करती है और असफल यत्न करती है अपने श्वेत बिंदुओं को पहुंचने का जो उसके मस्तक पर चलक आए हैं। तो उस रूप के ऊपर दुष्यंत रीझते हैं शकुंतला में। और वो आप रघुवंश का वो देखिए कि नंदिनी गाय के ऊपर जब सिंह उसकी पीठ पर सवार हो जाता है तो उसकी तुलना कालिदास क्या करते हैं, कालिदास उसकी तुलना करते हैं जैसे एक गेरू के पहाड़ पर लोद्र पुष्प का पेड़ खिले था। ऐसे ही एक और उनकी तुलना जो है वो बड़ी अद्भुत तुलना है। वो कहते हैं कि जैसे सांझ होती है तो एक तरफ से अंधकार आता है, एक तरफ से जो है वो ललाई भी रहती है, तो उसके संबंध में कहते हैं ऐसा लगता है जैसे गेरू की नदी के किनारे तमाल के वृक्ष उगे हुए। शकुंतला वो राम सत्यजात राम की तुलना कौशल्या के बाजू में लेटे हुए हैं। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे एक दुर्बल गंगा की धारा के किनारे किसी ने नील कमल रख दिया। और कहते हैं मेघदूत में कि वो बादल सुंदर है, इसका अंदाजा, इसका अनुमान आप इससे नहीं लगा सकते कि बादल कितने सुंदर है, उसका अनुमान इससे लगाइए कि नदी कितनी दुर्बल है। नदी के दुबले होने से बादल की सुंदरता का अनुमान लगता है। तो कालिदास ने जो बिंब रचे हैं परम श्रद्धेय राधा वल्लभ जी के YouTube के ऊपर आप देखिए, उन्होंने कालिदास के इस पक्ष को लेकर के कुछ अपने व्याख्यान दिए हैं, हमें जरूर उनको सुनना चाहिए।
तो ये जो विवरण है, उन विवरणों के आधार पर हम विस्तार से इसके संबंध में चर्चा कर सकते हैं, कालिदास के उदाहरणों की, कालिदास के संदर्भों की और कालिदास के द्वारा रचे गए बिंबों के आधार पर चित्रों की। लेकिन अब मैं विशेष रूप से जो ध्यान, अभी कुछ दिनों पूर्व श्रद्धेय बसंत भट्ट जी ने एक प्रसंग उपस्थित किया था, वो चित्र मिले थे आपको जो मिनिएचर पेंटिंग्स, तो उसी संदर्भ में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कला के संबंध में कालिदास की अवधारणा के आधार पर विष्णु और शिव की समाधि को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कलाकार ने विशेष रूप से कुमारगुप्त के समय में शिल्प बने, और विष्णु के शिल्प समाधिस्थ, जो विष्णु के शिल्प का सबसे आदर्श उदाहरण जो कालिदास की अवधारणा के आधार पर बना, वह देवगढ़ का अनंतशाही विष्णु का उदाहरण। उसमें विष्णु बने हुए हैं, विष्णु अनंत सिंहासन के ऊपर, नाग सिंहासन पर लेटे हुए हैं, और ये माना जाता है, हमारे कला शास्त्रियों का, ये श्रद्धेय डॉक्टर व्यास जी बैठे हुए हैं, ये मानना है कि हमारे यहाँ जो नाग सिंहासन की अवधारणा है वह कालिदास के कारण आई, और तब से जो है नाग सिंहासन की अवधारणा के आधार पर हमारे यहाँ उस प्रकार के सिंहासन बनने लगे। तो विष्णु के बारे में जो अनंतशाही विष्णु, उसमें नाग भी खड़े हुए हैं और गरुड़ भी, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, वो खड़े हुए हैं। तो उन्होंने गरुड़ का मानवीकरण जो शिल्प में हुआ वो कालिदास की अवधारणा के कारण हुआ। इसके पहले आप देखिए सांची में जो शिल्प है गरुड़ का, वो तोते के रूप में बनाया, उसका मानवीकरण नहीं है। कालिदास ने के संबंध में विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि कम से कम उन्होंने 50 पुष्पों और 17 पशुओं का जो है वो मानवीकरण करके उनके उदाहरण अपने कृतित्व में दिए हैं, और उनकी पूरी एक सूची भी दी। बहुत पहले यहाँ कालिदास अकादमी में ही एक प्रयास किया गया था कि कालिदास ने जिन पेड़ों पौधों के संबंध में जो कुछ भी लिखा है, वे पेड़ पौधे यहाँ लगाए जाएं। कुछ दिनों तक लगाए भी गए थे। तो ये जो शिल्प है, आपकी शिव की समाधि का शिल्प जो है, वो जटाजूटधारी शिव का, वो आपके नाचना कुठार में, उचेहरा में, ये सब विंध्य क्षेत्र के इलाके हैं, वहाँ जो शिल्प है शिव के वो दिखाई देंगे। कुछ आपको विक्रम कीर्ति मंदिर में देगा। तो ये शिल्प जो है ये कालिदास की अवधारणा के आधार पर बने। विष्णु के जो शिल्प, हमारे उदयगिरी का जो शिल्प है वो कालिदास का ही, कुमारगुप्त का ही समय का है, और विदिशा के पास उदयगिरी में जो विष्णु का शिल्प बना वो कालिदास की अवधारणा के आधार पर बना। लेकिन मैं विशेष रूप से जो एक निवेदन विनम्र रूप से करने आया हूँ, करना चाहता हूँ, और बहुत शालीनता और विनम्रता के साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे अध्येताओं के दृष्टिपथ में वे लघुचित्र नहीं आए जो कालिदास की अवधारणा के आधार पर बने। एक लंबी श्रृंखला हमारे यहाँ कालिदास के कुमार संभव, रघुवंश, विज्ञान शाकुंतल, मालविकाग्निमित्र, इनके आधार पर बने। अहमदाबाद में एनसी मेहता गैलरी में, एलडी इंस्टीट्यूट के जो निकट ही है, एलडी इंस्टीट्यूट में ही है एनसी मेहता गैलरी सामने। एनसी मेहता गैलरी में ही डॉक्टर एनसी मेहता आईसीएस ऑफिसर थे, उन्होंने एकत्र किए थे पहाड़ी शैली के अभिज्ञान शाकुंतल के चित्र रखे हुए। फिर 21 चित्र प्रताप राव भोसले से विदर्भ से इकट्ठे करके राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित हैं, वे मिश्र शैली के। मैडम बैठी हैं जोधपुर में, तो जोधपुर कलम में विशेष रूप से चित्र बने हैं। कालिदास के ग्रंथों के आधार पर उस समय के राजस्थानी शैलियों में वे अनेक व्यक्तिगत संग्रहों में मैंने देखे। रघुवंश की पूरी एक चित्रमाला मेवाड़ शैली में राजा जगत सिंह के समय में 17वीं शताब्दी में बनी है, वो अभी राजकीय संग्रहालय मेवाड़ में रखी हुई है। लाहौर संग्रहालय में मेघदूत के आधार पर जो चित्र बने हुए हैं वे संग्रहित हैं। और 19वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला अभिज्ञान शाकुंतल के चित्रों की बनी हुई,
वो चित्र रखे हुए हैं राष्ट्रीय संग्रहालय में। डॉक्टर दलजीत ने उसके ऊपर एक कृति भी लिखी और डॉक्टर विजय शर्मा उसको कांगड़ा का मानते हैं, लेकिन वो चित्र जो है अभिज्ञान शाकुंतल की इतने जीवंत चित्र हैं कि वो निश्चित ही उनके ऊपर काम होना चाहिए। हमारे यहाँ अंतरानुशासन की बात ही नहीं होती है, अंतर्विधायी विमर्श की बात नहीं होती। मैं बहुत शालीनता और विनम्रता के साथ निवेदन करूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल पुनर्पाठ के या पुनरावृत्ति के रूप में देखना केवल एक बौद्धिक विलास है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा का आशय अंतरानुशासिक संवाद है, एक इंटरडिसिप्लिनरी, एक मल्टीडिसिप्लिनरी डायलॉग है। हम जानते ही नहीं कला इतिहासकारों को जिन्होंने कालिदास के चित्रों के ऊपर काम किया, और कालिदास के चित्रों पे काम करने वाले कला इतिहासकार हमारे इन विद्वानों को नहीं जानते। एक गैप है, एक दूरी है, वो दूरी को पाटना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल मंत्र अंतर्विधायी और अंतरानुशासिक विमर्श है। पुनरावृत्ति तो उसका एक अंग हो सकता है, पुनर्पाठ उसका एक अंग हो सकता है, एक आयाम हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे तो जैसे कालिदास के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का ये कहना है कि वो निश्चित ही अजंता की गुफाओं में और बाघ की गुफाओं में गए होंगे। वो तो उसी समय की बनी हुई गुफाएं क्योंकि उन्होंने कालिदास ने वर्णन किया है औषधि प्रकाश में। औषधियां जो उस समय थी वे प्रकाशित होती थी, जो रत्न थे वे प्रकाशित होते थे। तो भगवत शरण जी का अनुमान है कालिदास कालीन भारत में, जो मूल पुस्तक तो अंग्रेजी में, तो उसमें उनका ये कहना है कि भाई ये उस समय इनसे धुआं नहीं निकलता था, ऐसी औषधियां हमारे पूर्वजों को ज्ञात थी। तो अजंता की उन अंधेरी गुफाओं में जहां अनासक्तों ने अनुराग के उत्कर्ष को रचा है, वो आसक्ति के चरम को जहां छुआ अजंता में, वे सारे के सारे चित्र जो हैं वे बने उन्हीं औषधियों के आलोक में, उन्हीं रत्नों के प्रकाश में। ये अध्ययन का क्षेत्र है, हमसे छूटा हुआ है। हमारी ललित कलाओं के अनुशासनों का जो संवाद कालिदास के कृतित्व से होना चाहिए, जो इतने बड़े कृतिकार हैं, जो अंतरानुशासिक अध्येता और अंतरानुशासिक कृतिकार के रूप में मैं नहीं समझता कि भारतवर्ष में उनके जैसा कोई दूसरा कृतिकार हुआ हो। अमरूक शतक पे भी चित्र बने हैं, उड़ीसा के विद्वान बैठे हुए, सर्वाधिक श्रृंखलाएं मोहंती जी बताएंगे गीत गोविंदम के ऊपर बनी हुई है। लेकिन जो चित्र हमारे यहाँ कालिदास ने जो गीत गोविंदम में जयदेव ने कहीं चित्रों के संबंध में वो ऐसा उल्लेख नहीं किया है। ये सब जो मैंने आपसे अभी निवेदन किया, ये सब केवल कालिदास में है और कहीं नहीं। वो एकमात्र ऐसे इकलौते हमारे अंतरानुशासिक व्यक्तित्व हैं। और क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो एकात्म हुए हैं यक्ष में, और उनमें अंतर नहीं हो रहा है। जब उन्होंने यक्ष का वर्णन किया, उनमें और दुष्यंत में कहीं अंतर नहीं रहा है, एकात्म हो गए हैं। वो मालविक अग्निमित्र में और उनमें कहीं अंतर नहीं रहा, एकात्म हो गए आज में और उनमें कहीं अंतर नहीं रहा। इसीलिए नागार्जुन की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अजरोया या तुम रोए थे। कालिदास सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच बतलाना।